गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ज्वाइन कर रहा है जय हनुमान जी कर दो। सबको वॉइस और स्क्रीन आ रही है? यस लिखो साथ में चैट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 107 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, मल्टीनोमियल थ्योरम चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम 108। ध्यान दो इधर, मल्टीनोमियल के ऊपर है, ठीक है? वैसे जैसे हम कल कर रहे थे क्वेश्चन, उसी के और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस are there to the equation x plus y plus z plus t is equal to 29, where x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, z is greater than equal to 3, and t is greater than equal to 0. How many integral solutions are there to the equation x plus y plus z plus t is equal to 29, where x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, z is greater than equal to 3, and t is greater than equal to 0. देखो, अब जब वो बोलता है ना x is greater than equal to 1, तो मतलब इस पे अपर लिमिट नहीं है, मतलब इसकी ये वाली जो अपर लिमिट है वो इसके बराबर है, इससे बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी तो होगी नहीं, क्यों? अंडरस्टूड है, क्योंकि 29 से बड़ा हो जाएगा तो सम ही आपका 29 ही होगा ना, वो तो 29 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये जो टर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है, ये हमने कल देखा था ना कि जो इसकी अपर लिमिट है अगर वो सम के बराबर या उससे बड़ी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हो। बस अब एक दिक्कत क्या आएगी हमें कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस तरफ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये t है, तो या तो सबको आप 1 कर लो या सबको आप 0 कर लो, क्योंकि जब xi आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आपका रिजल्ट होता है n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। ठीक है, अगर आपका xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। अगर xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो उसका रिजल्ट होता है n माइनस 1 cr माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने क्या किया, मैं x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, y माइनस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, z माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। मैंने सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। अब x माइनस 1 को मैं मान लूंगा x डैश, ठीक है, y माइनस 2 को मैं मान लेता हूँ y डैश, z माइनस 3 को मान लेते हैं z डैश। तो मैंने लिख दिया x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 प्लस t इज इक्वल टू 29 माइनस 1 2 3 कितना हो जाएगा, सम 6। अब ये बन जाएगा x डैश प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी y डैश प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी z डैश प्लस t इज इक्वल टू 23। अब इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी xi वेरिएबल्स हैं, वो सब किससे बड़े हो गए, 0 से बड़े हो गए। बड़े हो गए ना, x डैश y डैश z डैश और t सारे किससे बड़े हो गए, 0 से बड़े हो गए। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या लग जाएगा, 23 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1, तो 26 c3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप 1 से करके दिखाओ, ये तो आपने 0 से करके दिखा दिया। चलो भाई 1 से भी कर देंगे हम, 1 से करते हैं। चलो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 29 था। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूंगा, z माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूंगा, t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको 1 से बड़ा बना रहा हूँ, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आंसर सेम ही आएगा। तो x को तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, y की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, y माइनस 1 बनाना पड़ेगा,
z की जगह क्या करना पड़ेगा, z माइनस 2 बनाना पड़ेगा, और t की जगह क्या करना पड़ेगा, t प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो 29 में एक्चुअली में क्या हुआ, डायरेक्ट लिख लेते हैं अब इसको। 29 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ और 1 ऐड हो गया, तो क्या बन गया 27। तो बन गया x प्लस वाई डैश प्लस z डैश प्लस t डैश इज इक्वल टू 27 वेयर ऑल वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रिजल्ट क्या लगेगा, इसमें आता है n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये रिजल्ट होता है इसका। तो क्या आ जाएगा 26c3। सेम ही रिजल्ट है, सेम ही आंसर है मतलब। अब बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ऑल क्लियर कर दो सब लोग, अगर समझ आ गया तो। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। जिसको क्लियर हो गया ऑल क्लियर करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी खुद से करो एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। अच्छा, अब एक चीज समझो, नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब होता है, मतलब नेगेटिव ना हो। तो जीरो नॉन नेगेटिव में आता है, जीरो इज कंसिडर्ड इन नॉन नेगेटिव। ऐसे नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब होता है जो पॉजिटिव ना हो। तो जीरो इज न्यूट्रल, ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप आगे वाला क्वेश्चन देखना बेटा, जिसको अभी ये नहीं समझ आया था वो ये आगे वाले क्वेश्चन देखो, उसको समझ आएगा। तो रिकॉर्डिंग वॉच करना है, नोट्स देखना। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। तो नॉन नेगेटिव में आपको जीरो जरूर लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार ट्राई करो। देखो किसका आंसर आता है। अब अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, तो थोड़ा वहां पे भी दिमाग लगेगा आपका। एक सब लोग ना टाइम पे ज्वाइन किया करो, और क्लास मैं जब खत्म करता हूँ उससे पहले आउट नहीं करना है। तो उनकी फिर एब्सेंट लगा दूंगा मैं, कल भी मैंने लगाई थी। जो भी बच्चे, अपनी क्लास 11 o'clock तक होती है, तो 10:45 पे जनरली मैं लीव करता हूँ। तो जो बच्चा 10:30 से पहले या 10:35 के आसपास लीव कर रहा है, उसकी कल मैंने एब्सेंट लगाई है। (22) C2 is not the right answer. अभी तक किसी का भी सही नहीं है। हाँ,
हाँ 23C3 इज द राइट आंसर। विधि का सही है। विधि कैसे किया आपने बताओ एक बार माइक से। सर जब हम इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 22C2 आएगा। उसके बाद अगर हमारे उस 20 की जगह 19 होता तो हमारा 21C2 आता। इस तरीके से हमारा 2C2 तक जाता। जब उनका सम करेंगे तो सम करने के बाद वो 23C3 आएगा। उन सब का सम कर दिया आपने ना। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा किया। देखो इसमें क्या है, अब जैसे इसने जो किया अभी उसको मैं और थोड़ा सिंपल वर्जन में कर देता हूँ। तो विधि ने ऐसा किया कि x प्लस वाई प्लस जेड एक बार 20 होगा, इसका रिजल्ट निकाल लिया। x प्लस वाई प्लस जेड एक बार 19 होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट निकाल लिया। इसका क्या रिजल्ट आएगा, आपको x i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए क्योंकि नॉन नेगेटिव चाहिए। तो क्या आंसर आएगा 20 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये बनेगा 22C2, ये बनेगा ना। ऐसे यहाँ पे 19 जब होगा तो एक्स आई ग्रेटर देन, ये सारे वेरिएबल जो है एक्स आई लिखने का मतलब जो भी वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 19 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 21C2। ऐसे करते करते आप जब सब लास्ट में आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू से 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये 2C2 हो जाएगा। इसके ऊपर वाली वैल्यू आ रही होगी 3C2 4C2 एंड सो ऑन। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, आपने वो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23C3। इसका आंसर आ जाता है 23C3 क्योंकि आप 2C2 को लिख दोगे 3C3, फिर ऐड करते चलोगे, ऊपर 6 में नीचे 1 का डिफरेंस है, वैसे करके ना 23C3 आ जाएगा। ऐसे कितने बच्चों ने किया इस तरीके से? हाँ उमंग ने भी ऐसे किया है, मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने ऐसे किया होगा। हाँ ठीक है, अब देखो इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। देखो आपको समझ आ रहा है कि जो आप मल्टीनॉमिनल लगा रहे हो ना वो इक्वालिटी पे है, इनइक्वालिटी पे मतलब आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो अब भाई अगर नंबर बड़ा होता तो हमारे को तो टाइम बहुत लग जाता, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली इसमें पैटर्न बन रहा था तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसको मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ, देखना आप लोग। मेरे पास ये इनइक्वालिटी, मैंने इसको ऐसे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 20 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ मुझे, अब इससे ये फायदा हो गया कि भाई अब मैंने जब x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा 20 से छोटा है तो उसमें मैंने t ऐड कर दिया तो 20 के बराबर हो गया। सुनो भाई ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, हम क्वेश्चन को थोड़ा और रिफाइंड वे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल t डाल दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 20 कर दिया। अब t की वैल्यू अगर 0 होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 20। t की वैल्यू अगर 1 होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 19। t की वैल्यू 2 होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 18। t की वैल्यू 3 होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 17। अब इसका रिजल्ट मेरे को डायरेक्ट आता है 20 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा 23C3। बताओ भाई समझ आया? ये जो मैंने बताया मेथड 2 मैंने जो बताया, समझ आया नहीं समझ आया? और ये ज्यादा अच्छा मेथड है। हमने क्या किया, उसमें एक टी वेरिएबल डाल दिया ना, तो टी अब क्या होगा, जब 0 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड 20 होगा जो कि पॉसिबल है। जब t 1 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड 19 होगा, जब t 2 होगा तो 18 होगा। ऐसे करते करते वो ऑटोमेटिकली सारे सोल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा तरीका था इसको करने का। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 110। अभी देखते कौन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z plus w less than 25 where x is greater than minus 2, y is greater than 1, z is greater than equal to 2, w is greater than equal to 0। करो भाई इसको।
अभी देखते हैं कौन बताता है। सेम अब इसी तरीके से आप कर सकते हो इसको, बट इसमें ये है कि वो x के ऊपर कंस्ट्रेंट आ गई है। तो आदित्य आप इस क्वेश्चन को सुनना, ये पहले क्वेश्चन से जैसे रिलेटेड है, बस इनइक्वालिटी है इसमें। देखो बेटा मेरी सबको स्क्रीन आ रही है, नेटवर्क चला गया था मेरा। एक बार माइक से बोलो। यस सर। ओके ओके। किसी का आंसर आया इसका? 27C4 इज नॉट करेक्ट। चलो मैं बताता हूं, देखो इसका आंसर है 25C4, सबका उससे ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। x plus y plus z plus w is less than 25 where x is greater than -2, z greater than equal to 2, y greater than 1, w greater than equal to 0। सबसे पहली चीज तो ना यहाँ पे इक्वालिटी तो आपको लेके आनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी से तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ x plus y plus z plus w less than 25 है, तो अंडरस्टूड है कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं कि वो 25 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा x plus y plus z plus w less than equal to 24।
ठीक है, तो पहले तो इक्वालिटी बनानी जरूरी है, तो वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में आएगी। x ग्रेटर देन -2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1 है ना। z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कोई दिक्कत नहीं है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है, और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप हर जगह इक्वालिटी बना लीजिए, तो हमने इक्वालिटी बना ली। अब क्या करेंगे, सबको 0 बना लें। अब ये तो हम ऐसा कर लेंगे कि भाई x प्लस वाई प्लस z प्लस w प्लस t इज इक्वल टू 24 वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी समझ आ गया होगा, क्योंकि x प्लस, ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, x प्लस वाई प्लस z प्लस w या तो 24 होगा या 23 होगा या 22 होगा या 21 होगा, तो हमने t मान लिया कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, z माइनस 2 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, y माइनस 2 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, w ग्रेटर देन 0 है ही। तो x में क्या करना है, 1 ऐड करना है, y में क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, z में क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, w को एज इट इज रखना है, t को एज इट इज रखना है। तो ओवरऑल कितना सब्ट्रैक्शन हुआ 3 का, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो मेरे पास वेरिएबल बन जाएगा x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश प्लस w प्लस t इज इक्वल टू 21 वेयर ऑल xi's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट लगेगा, 21 प्लस 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, तो आ जाएगा 25c4। सो 25c4 इज द आंसर। देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया, सबको मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, बताओ एक बार। चैट बॉक्स में लिखो। Yes, ये sir. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। प्रणव आप एक बार मीटिंग रीज्वाइन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम 111। इसमें है हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन are there to the system of equation how many integral solution are there to the system of equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 equal to 20 and x1 plus x2 is 15 where xi is greater than equal to 0। बताओ इसका आंसर बताओ। Okay, 21 is not the right answer beta।
अब नहीं, इसमें कुछ गलती है जो आप लिख रहे हो ना। अभी किसी का भी सही नहीं है आंसर। देखो आपके पास अभी दो इक्वेशंस हैं, तो अब आप समझो कि सोल्यूशन सेट कैसा आएगा आपके पास। जैसे ऐसा आएगा x1 15 x2 0, x1 14 x2 1, यही तो होते हैं इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, फिर 13 2 ऐसे करके आएगा। और अब मैं वो यहाँ पे पुट करूंगा तो x1 प्लस x2 की तो वैल्यू हमेशा 15 ही रहने वाली है। इसलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक आ जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15 और एक आ जाएगी x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर भी x i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें कितना आ जाएगा 15 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1 n प्लस r फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो ये जाएगा 16 c1। यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 c2। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि ये जो इसके सोल्यूशंस आएंगे उन इन दोनों वेज इतने सोल्यूशन आ गए, वो मल्टीप्लाई होंगे कि ऐड होंगे। तो बच्चे ऐड कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कैसे? ये मान लो 15 0 आ रहा है, एक 14 1 आ रहा है, तो 15 0 के लिए यहाँ पर क्या आएगा 0 0 5 एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन क्या आ जाएगा, से 0 1 4 आ गया, तो इसका एक सोल्यूशन कितना आ जाएगा 0 2 3 आ गया, ऐसे करके। तो आप समझ रहे हो 15 0, अब जैसे टोटल कितने सोल्यूशन हो जाएंगे 15 0 2 ये मान लो और 3 ये मान लो, तो 6 हो गए ना। कैसे? एक पेयर बनेगा 15 0 0 0 5, 15 0 0 1 4, 15 0 0 2 3, 14 1 0 0 5, 14 1, ये तो FPCA फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो ये गलत नहीं करना चाहिए था आपको। तो 16C1 इंटू 7C2 इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेट कर सकते हो आप। समझ आ गया सबको? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया 111, प्रॉब्लम 112। फाइंड द नंबर ऑफ non-negative integral solution of three x plus y plus z equal to 24, where x is greater than equal to 0। non-negative का मतलब यही होगा x greater than 0, y greater than 0, z greater than equal to 0। बताओ भाई। इसका आंसर एक बार ट्राई करो, एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, सही नहीं है। इसमें 3x आ गया ना, तो 3x के कारण आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा ना।
तो देखो मैं बता रहा हूँ, अबे थोड़ा सा गलत है इसमें, कुछ सिली सी मिस्टेक हुई है तुम्हारी कहीं पे। तो देखो क्या है कि अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि x आपका ना वैसी वैल्यूज नहीं लेगा, x3 के मल्टीपल में वैल्यूज लेगा। तो या तो आप कोफिशिएंट मेथड लगाओ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 n करके, ठीक है, एक वो तरीका है। बट क्योंकि इसमें अपर लिमिट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, बट 3x के कारण बस गड़बड़ आएगी। तो एक तरीका तो यही है कि भाई x की वैल्यू पुट कर करके चेक करो। जैसे y प्लस जेड क्या हो जाएगा 24, पहला केस, y प्लस जेड इक्वल टू 21, y प्लस जेड इज इक्वल टू 18, ऐसे कर करके आप करो, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम मान लेते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 24 माइनस 3k वेयर x इज इक्वल टू k, ठीक है, एंड k इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा मान लेते हैं। तो k के तो सोल्यूशन ही तो आएंगे, k कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, ऐसे करते करते 8 तक लेगा, 8 तक ही ले सकता है, 8 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकता क्योंकि y और z दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब इसके लिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, k मेरे को पता चल गया, k मेरा 0 से 8 तक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 24 माइनस 3k प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, तो ये रिजल्ट आएगा। और समेशन लगा देते हैं कि कहां से कहां तक, 0 से लेकर 8 तक। तो वो आपने जो एक एक स्टेप पे जो सोल्यूशन लिखना था वो आपने कंबाइन लिख दिया बेसिकली। कैसे, एक बार आप लोगे y प्लस जेड इक्वल टू 24 उसका सोल्यूशन, प्लस प्लस ही तो है क्योंकि इसके सोल्यूशन प्लस y प्लस जेड, देखो y प्लस जेड क्या क्या हो सकता है, या तो 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है, y प्लस जेड 21 हो सकता है, और क्या हो सकता है 18 हो सकता है। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में केसेस आ रहे हैं ना, और आ रहा है बीच में। और ऐसे भी सोच सकते हो कि y प्लस जेड साइमल्टेनियसली 24 और 21 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वक्त साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या तो 24 होगा और क्या होगा 21 होगा और 18 होगा, इसलिए ऐड होंगे। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जा रही है 25 माइनस 3k c1 का समेशन k 0 से 8 तक, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 3k का समेशन k 0 से 8 तक। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 25 इंटू 9, समझ आ रहा होगा कैसे, क्योंकि k 0 से 8 तक 9 इटरेशन है, माइनस 3 ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है 25 माइनस 12 इंटू 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 इंटू 9, सो 117 इज द आंसर। देखो भाई सबको समझ आया नहीं समझ आया, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब इसमें क्या है ना, ये इक्वेशन वैसी नहीं है, सम वाली नहीं है इक्वेशन, ये मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन है, तो इसको समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीका है इसको करने का। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो इसके वैसे अगर मैं आपको अभी रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ फिर इसको मल्टीनॉमियल से सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर आप ट्राई करना, ठीक है। तो आप समझना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या सोल्यूशन आएंगे, एक तो आएगा 112, फिर आएगा 26, फिर आएगा 34, फिर आएगा 43, फिर आएगा 62, फिर आएगा 12। ठीक है, अभी आप वो रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना। तो क्या सोल्यूशन आ रहे हैं, 112, 26, 34, 43, 62, 12। तो हमारे पास 6 सोल्यूशन आ रहे हैं, यही 6 सोल्यूशन इसके आ सकते हैं, और कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर हमें सॉल्व करके क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब वो देखते हैं, नहीं फैक्टर थ्योरम से बेटा ये तो हो जाएगा, अगर जैसे मान लो अगर हम बोल देते हैं कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कोई बड़ी वैल्यू ले लो 1024 ऐसी कुछ वैल्यू ले लोगे तो फिर उसमें गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेथड समझना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जो 12 है उसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, ये तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए करना क्या है।
टू की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका x और y बनेगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 से बनेगा, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे एक्स वाई इक्वल टू 12 में दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई जेड दे दूं मैं इक्वल टू 12, या फिर मैं ऐसा दे सकता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1000 दे दिया, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से ना। तो अब एक्स वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, इसका मतलब जो आपका एक्स है वो भी 2 और 3 से ही बन रहा होगा, और जो आपका वाई है वो भी 2 और 3 से ही बन रहा होगा। तो एक्स को मैंने मान लिया 2 की पावर a1 इंटू 3 की पावर b1, और y को मैंने मान लिया 2 की पावर a2 इंटू 3 की पावर b2। ऐसा मान सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता चल गया x भी 2 और 3 से बनेगा और y भी 2 और 3 से बनेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर a1 प्लस a2 3 की पावर b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब मेरे पास आ जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2 एंड b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1। अब देखो जितने इसके इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, अब मेरे को a1 a2 के इंटीग्रल सोल्यूशन ही तो चाहिए। जैसे मान लो a1 प्लस a2 2 है, तो एक सोल्यूशन मैं जैसे आपको बताता हूँ, एक मतलब a1 आप ले लो 0 और a2 ले लो 2, b1 ले लो 0 और b2 ले लो 1, तो ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा, a1 0 रखो b1 0 रखो तो x 1 हो जाएगा, और a2 2 रखो और b2 1 रखो तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो a1 1 ले लो और a2 भी 1 ले लो, और b1 0 ले लो और b2 1 ले लो, अब ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 6। आप समझ रहे हो, तो जितने a1 a2 और b1 b2 के मिला के इंटीग्रल सोल्यूशन बनेंगे उतने आपके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऊपर बन जाएंगे। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1 क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, c2 माइनस 1, 1 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, तो आ जाएगा 3c1, यहाँ पे आ रहा है 2c1, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि a1 a2 और b1 b2 दो अलग क्वांटिटीज हैं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो 6 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जितने a1 a2 b1 b2 के सेट बनेंगे उतने ही आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब बताओ भाई समझ आया नहीं समझ आया, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम 114। फाइंड नंबर ऑफ solution of xyz is equal to 360 when xyz belongs to natural number and b xyz belongs to integer। अब इंटीजर्स के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अब ये करो, एक बार ट्राई करो, खुद से बताओ आंसर जल्दी से, ए पार्ट का और बी पार्ट का।
अभी देखो बेटा स्क्रीन ठीक हो गई होगी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है आज। ए पार्ट का आंसर 180 इज द राइट आंसर। हाँ, बी पार्ट का बताओ। ए पार्ट का 180 इज द राइट आंसर। इधर ध्यान दो भाई सब लोग, क्वेश्चन करो। ए पार्ट का 180 इज द राइट आंसर। अब इसका बताओ। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो पहले तो 360 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 360 होता है 4 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। समझ आ गया ना? 2 की पावर 2 और एक 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 की पावर 2 तो यहाँ से आ गया और एक 5 बचा रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड है हमारे पास, तो एक्स को क्या मान लेंगे 2 की पावर a1, 3 की पावर b1 और 5 की पावर c1। वाई को मान लेते हैं 2 की पावर a2, 3 की पावर b2 और 5 की पावर c2। और z को मान लेते हैं 2 की पावर a3, 3 की पावर b3 और 5 की पावर c3। ठीक है, तो इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड 360 आ रहा है, तो मतलब 2 की पावर a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3, 5 की पावर c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 360। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब पावर से अगर कंपेयर करेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से आपको नेचुरल नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आपको सब नेचुरल नंबर्स देंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, सो 5c2 विच इज 10। सिमिलरली b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 3 की पावर 2 है, तो bi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 तो आ जाएगा 4c2, ये 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ci इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो 3c2 ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें नेचुरल नंबर सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ए पार्ट जिसमें एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो उसके सेट कितने आ जाएंगे 180। ये समझ आ गया? अब इंटीजर के केस में क्या हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकते हैं ना। तो जब एक्स वाई जेड हमारे इंटीजर होंगे तो उस केस में क्या होगा, तो एक तो हो गया कि जब एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स वाई जेड सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना इसका, एक्स वाई जेड हम 360 सॉल्व कर रहे हैं। अब एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि भाई 2 प्लस हो जाए, नहीं सॉरी 1 प्लस हो जाए और 2 माइनस हो जाए, 2 प्लस 1 माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे अब एक्स वाई जेड में अगर आप देखो तो पहला वाला प्लस हो गया, दूसरे 2 माइनस हो गए, एक पॉसिबल केस ही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 के साथ माइनस लगा देना है। तो इसके लिए 180 पार्ट्स थे, इसके लिए भी 180 हो जाएंगे, 180 तो होंगे। जैसे मान लो एक सोल्यूशन आ रहा है आपका 3 इंटू 12 इंटू 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब आप प्लस माइनस माइनस लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 माइनस 12 माइनस 10, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। अगर पॉजिटिव थे तो 3 12 10 था, तो अब 3 माइनस 12 माइनस 10 हो गया। तो एक किसी एक पर्टिकुलर 180 में सोल्यूशन के लिए प्लस माइनस माइनस का एक सेट होगा ही होगा। फिर ऐसे ही आपको पता है माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है। फिर आपको ये भी पता है कि माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग आएंगे। तो ये वाला जो कौन सा आएगा, तो प्लस माइनस माइनस वाला था 3 माइनस 12 माइनस 10 वाला आया था। इसमें कितना आएगा, -3 12 माइनस 10 आएगा। इसमें कितना आएगा, -3 माइनस 12 10 आएगा। तो आप देखो तीनों ही सोल्यूशन आपके डिफरेंट है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए जो 180 में था, यहाँ पे 3 सेट और हैं। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 180 इंटू 4 विच इज, ऐड कर दिया दोनों को, ऐड होंगे
क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली सोल्यूशन नहीं हो सकते ना, या तो पॉजिटिव होंगे तीनों या एक पॉजिटिव दो नेगेटिव होंगे, तो 720 इसका आंसर आएगा। बताओ भाई सबको समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। How many ways 4 letters can be selected from the letter of the word ineffective? ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो इसको मल्टीनोमियल से करवा रहा हूँ आपको। यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाकी हम एग्जाम वगैरह में ज्यादातर अगर जैसे सिंपल सा प्रॉब्लम है 4 वर्ड का या 5 वर्ड का, जनरली इतना ही आता है, इससे ऊपर का आपको पूछेगा नहीं वो, तो उसमें केसेस ही बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट कैलकुलेशंस उतनी हो जाती हैं, बट आपको समझ आना चाहिए कि भाई हम ये मल्टीनोमियल भी क्यों लगा पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला केस तो है हमारे पास जो हमने बताया था कि सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन है ना, ए पार्ट बोल देते हैं इसको। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव में मेरे पास 3 ई हैं, 2 एफ हैं, 2 आई हैं, ठीक है, और एनसीटी भी है। तो अब हर एक लेटर को हम एक वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। हर एक लेटर को क्या मानूंगा? वेरिएबल। तो ये मेरा x1 वेरिएबल है, लेटर जो ई है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है और ये x7 है। तो मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल टू कितने लेटर का वर्ड चाहिए? 4 लेटर का वर्ड, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रेंट भी है, जो आपका x1 है वो 0 से लेकर 3 तक है। इसका क्या मतलब हुआ? जब x1 0 होगा इसका मतलब है कि कोई भी e आपने सिलेक्ट नहीं किया। x1 1 होगा इसका मतलब है एक e सिलेक्ट हो गया। x1 2 होगा तो इसका मतलब होगा 2 e सिलेक्ट हो गए। x1 3 होगा तो मतलब 3 e सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सारे उसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सिलेक्शंस बनेंगे वर्ड्स के, अल्फाबेट्स के, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे x2 के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है? x2 के ऊपर कंस्ट्रेंट है ये 0 से 2 के बीच में रहेगा। x3 भी कहां से कहां के बीच में रहेगा? 0 से 2 के बीच में रहेगा। तो ये f के लिए हो गया और ये i के लिए हो गया। बाकी x4 x5 x6 x7 ये सारे हमारे रहेंगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्या है कि ये जो लिमिट्स हैं ये 4 से छोटी हैं, तो इसीलिए आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 इन, अब ये क्या लिखूंगा? जो ये पहला वेरिएबल है 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3। अब जो दूसरे दो वेरिएबल हैं इनकी लिमिट्स कहां से कहां जाएगी? x की पावर 2 तक जाएगी, 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। बाकी चार जो है 1 प्लस x की पावर 1 की पावर 4 आ जाएगी। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x4 सर्च करना है इसमें, ठीक है। अगर आप मैच कराओगे तो ये उसी के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर अभी एक बार निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई एकदम सेम ही मेथड है। तो करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब इसको ओपन अप करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इंटू ये कितना आएगा? 4c0 प्लस 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 4c3x क्यूब प्लस 4c4x4।
ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1। अब लाइक टर्म एक साथ कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस 2x। 2 मिनट, इसको ना ऑर्डर में कर देता हूँ। 1 प्लस सबसे पहले आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x4। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं जिसमें ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x4। ठीक है, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज रख देते हैं, अभी लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x4। फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x4। x5 हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x4 चाहिए। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x4। x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब प्लस 2x4। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x4। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। देख लो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी तो है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी बायनोमियल की टर्म बनेगी। तो ये आ रहा है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 7 8x क्यूब प्लस 8x4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x4। अब x4 का कोएफिशिएंट निकालना है आपको। तो 1 x4 से मल्टीप्लाई होगा 1, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, 6 6 से मल्टीप्लाई होगा 36, 8 4 से मल्टीप्लाई होगा 32, 8। तो क्या वैल्यू आ रही है, ये हो गया हमारे पास 20 और 68, 88 और 1 89। 89 ही वहां पे आंसर था हमारे पास। ठीक है, देखो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ए पार्ट जो मैंने इस क्वेश्चन का बताया आपको, किस तरीके से हमने मल्टीनोमियल लगा के इसमें वैसे वाला। अब मान लो किसी को वो केसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मल्टीनोमियल से कर सकता है। ठीक है, और जिसको मल्टीनोमियल में प्रॉब्लम आ रही है वो केसेस बना के कर सकता है, और जिसको दोनों में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसके मार्क्स जाएंगे एग्जाम में, है ना। समझ आ गया क्या किया इसमें हमने, जो भी हमारे टर्म्स थे उनको वेरिएबल माना और फिर उसके साथ हमने एक इक्वेशन बना ली और उसको फिर सॉल्व किया कंस्ट्रेंट लगा के। सबको क्लियर है यहाँ तक, बताओ एक बार। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा बी पार्ट भी रहता है जिसमें हम वर्ड्स निकालते थे, तो सिलेक्शन वाला पार्ट ही है। अभी तो वर्ड्स वाला बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स how many 4 letter words can be formed using letter of word ineffective? How many 4 letter words can be formed using letter of word ineffective? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेशो टू द पावर 4। इसका वो एक मैंने सेक्शन में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। ये ध्यान रखना, इसमें 3 e हैं, उसको x वेरिएबल मानेंगे, 2 f हैं, 2 i हैं, n c t v है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x रेशो टू द पावर 4 इन 4 फैक्टोरियल। अब x क्यूब वाली टर्म एक है तो 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 1 प्लस ये टर्म है ना, f में 2 आ रहे हैं तो x बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सेम गोज फॉर e के लिए भी सेम ही जाएगा, तो इसका मतलब इसकी पार्ट 2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल की पार्ट 4 आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, इसको सॉल्व करके आपको वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जो उसमें मिली थी। तो उसका आंसर आता है 1422 करके। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने आपको एक सेक्शन में भी लिखवा रखा है। ठीक है, देख लो एक बार वो सेक्शन, अगर आप देख के फिर इसको देखोगे आपको आसान लगेगा।
ऑल क्लियर करो भाई, सबको यहां तक क्लियर हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं कौन बताता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड है अभी थोड़ा सा। इन हाउ मेनी वेज थ्री बॉयज and 15 girls can sit together in a row such that between any two boys at least two girls sit। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया मल्टीनोमियल फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके अब देखो, अब आगे होगा बेटा। In how many ways 3 boys and 15 girls can sit together in a row such that between any two boys at least two girls sit। करो भाई, आंसर बताओ इसका। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। तनीषा थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप, देखो ध्यान से।
और किसी का आंसर नहीं आया? नहीं, 1920 is not the right answer. और 1-2 मिनट ले लो जल्दी से बेटा, ट्राई तो करते रहो सब लोग। आप बताओ 14C3 कैसे आया आपका? माइक ऑन करके। हमने ना बॉयज को ऑल्टर्न मतलब 3 बॉयज को रख दिया और फिर सर जैसे फर्स्ट बॉय है उसके आगे एक्स गर्ल्स हैं, उन दोनों के बीच में वाई है, जैसे जेड पे डब्ल्यू। तो सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसमें मल्टीनोमियल लगा दिया तो गर्ल्स को बिठाने के 14C3 तरीके आ गए थे। सही है। अब आपको आपने इसके बाद क्या किया ना, बॉयज को भी अरेंज किया बट गर्ल्स को भी तो अरेंज करना है ना, क्योंकि जो मल्टीनोमियल लगती है वो तो इंटीग्रल सोल्यूशन बताती है। तो 14C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। ठीक है, इससे पहले जो आपने किया वो बहुत सही है, सही है एकदम बिल्कुल भी। अब इसका देखो इसने क्या किया, सेम वही तरीके से हम भी करेंगे। तो हमारे पास 3 बॉयज हैं, तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। ठीक है, उसने बोला 3 बॉयज के बीच में 15 गर्ल्स को बिठाना है, सो दैट एटलीस्ट 2 गर्ल्स सिट बिटवीन 2 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मान लो ये एक्स गैप है, वाई गैप है, जेड गैप है, डब्ल्यू गैप है। तो बॉय के आगे का तो उसने बोला नहीं है, तो एक्स आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्स इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब ये गर्ल्स के नंबर है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स बता रहे हैं, एक्स वाई जेड जो है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि 15 गर्ल्स हैं। तो 15 गर्ल्स को ऐसे बैठाओ ताकि B1 B2 में 2 या 2 से ज्यादा गर्ल्स बैठे, B2 B3 के बीच में भी 2 या 2 से ज्यादा गर्ल्स बैठे। ठीक है, अब आप इसको तो सॉल्व करना आते ही है। x आपका ग्रेटर देन 0 है ही, y माइनस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लो, z माइनस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लो और w को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लो। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y माइनस 2 y डैश हो जाएगा, ये z डैश हो जाएगा, ये w हो जाएगा। तो आपने y माइनस 2 तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 11 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 इज द नंबर ऑफ वेज टू गेट इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने को क्या बता देगा, 14C3 बता देगा। बट अब इसमें एक चीज क्या है कि B1 B2 B3 कुछ फिक्स थोड़ी है। B1 B2 B3 अपने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू में जो भी गर्ल्स होंगी वो भी आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है। तो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल और इसमें आंसर में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है हमारे वो आ जाएंगे 14C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, सबको समझ आया? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया, जल्दी से बताओ।
एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इसके बाद। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 116। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको खुद से ट्राई करके करना, गूगल करके मत करना, ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगन of 15 sides is constructed in how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon such that no side of triangle is same as that of the polygon। लिख लो सब लोग इसको एक बार। इसको करने के दो वेज हैं, तो एक तो मल्टीनोमियल वाला मेथड है, एक कुछ और है। तो आप दोनों तरीकों से करने का सोचना। बाकी अभी आ जाएगा बेटा स्क्रीन, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों से करने को आपको सोचना है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड इन हाउ मेनी वेज कैन अ ट्रायंगल बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन सच दैट नो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉलीगन। तो पॉलीगन के 15 वर्टिसेस हैं, तो 15 साइड्स होंगी, ठीक है। अब उनमें से 3 पॉइंट लेके वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल बनाएगा। बस उसने ये मेक श्योर करना है कि कोई भी जो भी ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड पॉलीगन के साथ सेम ना हो। So in how many ways can a triangle be formed using the vertices such that no side of triangle is same as that of the polygon, ठीक है। अच्छा, सैटरडे के टेस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सैटरडे का जो टेस्ट है उसमें पीएनसी कंप्लीट आएगा, और ये पीएनसी हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, मतलब फ्राइडे तक मेरा टारगेट है कि इसको हम खत्म कर दें। तो 2-3 टॉपिक बचे हैं, एक आधा टॉपिक हो सकता है बचा रह जाए, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स टाइप वगैरह ऐसा, बट ये खत्म हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि उसका असाइनमेंट और इसका पैकेज पूरा फिनिश अप कर लेना है। जो डाउट्स थे मुझे भेजते रहो, ठीक है। तो जो आपका सैटरडे को टेस्ट है सेम टाइमिंग पे ही होता है, क्लास के टाइमिंग पे, फॉर्म्स पे होगा, और वो उसमें पीएनसी पूरा आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतने कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे, पीएनसी कंटिन्यू कर रहे हैं। इवनिंग में क्लास है 3 o'clock से, वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के ऊपर है, तो जिसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह जिसको नहीं आते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।